उस संगठन के 40 आदमी मुझे पकड़कर अंदर कमरे में ले गए। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी और अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरा क्या हाल होने वाला है। उसके बाद उन सभी 40 ने मेरे साथ जो किया, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। इसीलिए वो सब एक साथ एक बार फिर से, मेरा नाम निधि है, मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने भैया भाभी के साथ शहर में रहती थी, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति कभी भी ठीक नहीं रही थी। पहले तो भैया शहर में ही रिक्शा चलाकर जैसे तैसे हमारे घर को चला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरी पढ़ाई का खर्चा काफ़ी बढ़ रहा था, जिस वजह से मेरे भैया बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। इधर भाभी हमेशा ही भैया से ये कहती रहती थी कि तुम अपनी बहन को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर आखिर क्या करोगे? ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होती है तो फिर उसकी शादी में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन मैंने जब से होश संभाला था, तब से ही ये देखा था कि मेरी भाभी का व्यवहार तो मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं था। वो हमेशा से ही मेरी पढ़ाई के खिलाफ रहती थी। उसके साथ साथ वो मुझे हर वक्त घर के कामों में ही लगाए रहती थी, जबकि मेरे भैया उन्हें कई बार डांटा करते थे कि घर के काम की सारी जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर ना डाला करें और मुझे पढ़ने लिखने का समय दिया करें। लेकिन फिर भी मेरी भाभी को तो जैसे भैया की किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर पंचायत करने से मतलब होता था। इसीलिए मुझे कभी भी अपने भाभी से कोई खास लगाव नहीं रहा। लेकिन मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मुझे ये साफ दिखता था कि मेरे भाई को मुझसे बहुत लगाव है और वो मेरी हर ख्वाहिश के लिए जी तोड़ मेहनत करके उसे पूरी करने की हर बार कोशिश करते थे। इसीलिए मैंने भी सोच रखा था कि मैं खूब अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करूंगी और फिर अपने भाई को बस सारी सुख सुविधाएं दूंगी जो उन्हें हमेशा से मिलनी चाहिए थी। मेरी भाभी का बस चलता तो वो तो मुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाती, लेकिन मेरे भाई ने अपनी हैसियत से भी परे जाकर मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। मेरे भाई और मेरी उम्र में काफ़ी सालों का अंतर है। मेरे माँ बाप का देहांत जब मैं बहुत छोटी थी तभी हो गया था। पापा को तो शराब की लत ने ख़त्म कर दिया था और माँ को बीमारी खा गई थी, और बस उसके बाद तो मेरे लिए मेरे माँ बाप का फर्ज मेरे भाई ने ही निभाया था। उसने ही मेरी माँ और बाप बनकर मुझे पाला था। बाकी के रिश्तेदारों ने मिलकर भैया की शादी कर दी थी, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी भैया भाभी को कभी भी संतान सुख नहीं मिला था। काफ़ी साल भैया भाभी ने इलाज भी करवाया, लेकिन फिर गुजरते सालों के साथ उनकी उम्मीद टूट गई। भैया ने तो मुझ में ही अपनी संतान को खोज लिया था और मुझे ही अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार से पाला था। लेकिन भाभी को इस बात की बहुत जलन थी कि उनकी खुद की तो संतान नहीं हुई, बल्कि उसका सारा लाड़ प्यार बदले में मुझे मिल रहा था। इसलिए भाभी मुझसे चिड़ी हुई ही रहती थी। भैया मेरी लगभग हर ख्वाहिश पूरी करते थे और वो मुझे हर तरह से सपोर्ट करते थे। जब मैं 10वीं क्लास में आई तो एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौट रही थी, तो मुझे रास्ते में कुछ लड़कों ने परेशान किया, जिसकी वजह से मुझे उनसे बचने में काफ़ी चोट आ गई। कि मैं घर लौट कर आई तो भैया मेरी हालत देखकर बहुत घबरा गए। फिर मैंने उन्हें रो रो कर सब कुछ बता दिया। डर की वजह से एक हफ्ते तक मैं स्कूल नहीं गई, लेकिन फिर भैया ने मुझे समझाया कि हम ऐसे डर कर कभी भी घर नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें इन सब चीज़ों का सामना करना चाहिए। मैंने भैया से कहा कि लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर थे और मैं तो कमज़ोर लड़की हूँ। भैया ने कहा कि लेकिन अब तुम कमज़ोर नहीं रहोगी। इसके बाद भैया ने मुझे जूडो कराटे सीखने के लिए एक सेंटर में भेजना शुरू कर दिया। भाभी ने इस बात पर भैया से बहुत लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भैया ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मेरी बहन की सुरक्षा के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जूडो कराटे सीखने के बाद मुझ में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया था। अब मुझे अपनी सुरक्षा के लिए किसी से भी बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। मैं भगवान को बार बार शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने मुझे ऐसा भाई दिया है। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, तो उसकी फीस भी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से भैया ने फैसला किया कि वो इराक चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तेल की फैक्ट्री में मजदूरों को काफ़ी बड़ी मात्रा में ज़रूरत है।
और बहुत अच्छी तनख्वाह भी दी जा रही है। लेकिन मैं अपने भैया के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं अपने भैया से दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन भाभी न जाने क्यों इन सब बातों से बहुत खुश थी। शायद वो इसलिए क्योंकि उन्हें पैसा ही पैसा नजर आ रहा था। खैर, भैया ने मुझे समझाया कि मेरे लिए इस वक्त पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद भैया मोहल्ले के एक अंकल जो कि वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ ही इराक चले गए और मैं यहाँ भाभी के साथ अकेली रह गई। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि भाभी अब तो हर वक्त बस मुझ पर चीखती चिल्लाती ही रहती थी। कभी कभी तो मुझे भाभी पर इतना गुस्सा आता था कि मैं क्या कहूँ। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे भाभी मुझसे ना जाने कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो। उन्हें मुझसे ना जाने किस बात की जलन थी। जबकि मैं दूसरों की भाभियों को देखती तो वो अपनी नंदों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, उन्हें बहुत प्यार करती थी। लेकिन मेरी भाभी, वो तो उल्टा हर वक्त बस मुझ पर चिल्लाती रहती थी और ताने मारती रहती थी, और बात बात पर मुझसे कहती कि मैं अपने भाई का बहुत पैसा खर्च करवाती हूँ, पर मेरे पास उनके ताने सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खैर, जब मैं कॉलेज में पहुंची तो वहाँ मेरी दोस्ती रजत से हुई। रजत एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। मैंने उसे कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया था और स्कॉलरशिप की बदौलत मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ पा रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी मिल जाए, ताकि मैं अपने भाई को वापस इस देश में बुला सकूं। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी रजत के साथ दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। रजत ने मुझे घुड़सवारी करना, गाड़ी चलाना, स्विमिंग सब कुछ सिखा दिया था। मैं उसके साथ साथ बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। मेरा भी सपना था कि मैं अपने भाई के लिए बहुत ही शानदार घर बनवाऊं और उन्हें एक गाड़ी गिफ्ट करूं, जिसमें मैं उन्हें खुद बिठाकर कहीं घुमाने लेकर जाऊं। यही सब सोचकर जब रजत ने मुझे गाड़ी सिखाने की बात कही तो मैंने सीख ली। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौट कर आई तो भाभी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह पर तय कर दिया है। भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं उनके सामने खूब रोई चिल्लाई कि मैं भी शादी नहीं करूंगी। तो भाभी कहने लगी कि तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुम्हें किसी बड़े घर में ब्याह सके। ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है और उन लोगों को दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए। लड़का बहुत ही सीधा साधा है और घर में सिर्फ सास ससुर जेठ जेठानी है। छोटा परिवार है, हमेशा सुखी रहोगी। मैंने भाभी से कहा कि मैं बचपन से लेकर आज तक शहर में पली बड़ी हूँ, लेकिन आप मुझे गांव में क्यों धकेल रही हैं? भाभी कहने लगी कि गांव क्या बुरे होते हैं? वहाँ तो और भी सब कुछ कितना अच्छा होता है। और फिर तुम्हें लड़के से मतलब है या फिर शहर या गांव से? मैंने भाभी को बहुत मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। अगले महीने जब भैया कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इराक से वापस लौट कर आए तो भाभी ने उनसे कहा कि वो मेरी शादी अब जल्द ही कर दें। इधर मैंने भैया को बहुत समझाया, पर भैया उस वक्त बिल्कुल खामोश थे। मैंने भैया से कहा कि मैं गांव में शादी नहीं कर सकती। मेरी इस बात पर पहले तो भैया ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी गांव में नहीं होने दूंगा, लेकिन भाभी लगातार भैया के कान भरती ही चली जा रही थी। उन्होंने कहा कि तुम तो यहाँ रहते नहीं हो और तुम्हारी बहन अब जवान हो चुकी है। इससे पहले कि किसी भी गलत इंसान की नज़र इस पर पड़े, इसे वक्त रहते ब्याह दो। ये भी अपने परिवार में जाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए और अपने पति के साथ एक सुखी जीवन जिए। भैया ने कहा कि मैं मानता हूँ कि मेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मैं गांव में उसकी शादी नहीं करूँगा। मैं यहीं पर उसके लिए कोई लड़का ढूंढ लूँगा। कुछ दिनों तक भैया ने वहाँ पर मेरे लिए काफ़ी सारे लड़के देखे, जिससे मैं बहुत बेचैन थी, क्योंकि कहीं न कहीं मैं दिल ही दिल में रजत को चाहने लगी थी। पर मैं अपने भाई की इज्जत की खातिर बिल्कुल खामोश रही। भैया ने मेरे लिए जो भी लड़के देखे, उनमें से कोई भी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको दहेज में ढेर सारा पैसा चाहिए था। इस पर भैया बहुत हताश हो गए थे। फिर भाभी ने कहा कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी कि ये लड़का बहुत अच्छा है। इससे बेहतर निधि के लिए और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें ना तो दहेज चाहिए और ना ही उनकी कोई ऐसी डिमांड है कि वो बहुत बड़ी बारात लेकर आएंगे। देखो, गांव हो या शहर, जब वो हमारी लड़की को खुश रखेंगे तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? भाभी की बातों से भैया अब सहमत हो चुके थे। भैया ने भी मुझे यही समझाया
कि बिटिया, तुम्हारे भैया की हालत अब बहुत खस्ता हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर भी अब हमारी तनख्वाह कम कर दी गई है, जिस वजह से मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरी शादी के लिए इतना मोटा दहेज दे सकूं। बेहतर यही होगा कि तू वहीं शादी कर ले जहाँ तेरी भाभी चाहती है। अगले दिन ही भाभी और भैया मेरी जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसका घर बार देख आए थे। वहाँ पर उन्हें सब कुछ ठीक ठाक लगा और ये तय हो गया कि जब अगली बार भैया वापस लौटकर विदेश आएंगे तभी मेरी शादी उस लड़के जिसका नाम मुकेश था उससे कर दी जाएगी। इधर भैया जैसे ही गए 15 दिन के बाद ही भाभी ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया कि लड़के वालों को बहुत जल्दी है और वो जल्द से जल्द ही ये शादी करना चाहते हैं। भाभी की बात सुनकर मैं बुरी तरह से दंग रह गई थी। मैंने भाभी को समझाया कि पहले तो आपने कहा था कि जब भैया वापस लौट कर आएंगे तभी आप मेरी शादी करेंगी, लेकिन फिर अब आप उन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं। भाभी कहने लगी कि अगर तेरे भैया के आने का इंतज़ार हम लोग करेंगे तब तो तू कुंवारी ही बैठी रह जाएगी और फिर इतना अच्छा लड़का कहीं हाथ से ना निकल जाए। वो लोग जल्द से जल्द तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। और फिर तेरे भैया आकर यहाँ क्या ऐसा खास कर लेंगे। मैंने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरे भैया हैं, मेरा कन्यादान तो उनके हाथ से ही होना चाहिए। लेकिन भाभी ने मेरी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने ना जाने भैया को भी क्या पट्टी पढ़ा दी कि वो भी मजबूर हो गए और उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी कि मेरी शादी अगले हफ्ते ही उनके बिना मौजूदगी में कर दी जाए। और फिर ठीक ऐसा ही हुआ। मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। यहाँ दिल में मेरे लिए रजत के लिए जज्बात थे, वो अभी भी जिंदा थे। मैं रो रो कर अपना हाल बुरा कर चुकी थी, पर मैं करती क्या। एक तरफ भैया की इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरे मन में हमेशा से ये सवाल था कि क्या रजत भी मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसने तो कभी मुझसे कहा ही नहीं था। हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी और मैं अपनी तरफ से प्यार का इजहार करके इस अच्छी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये तो मुझे साफ दिख रहा था कि मुझ में और रजत में जमीन आसमान का अंतर था। वो एक बहुत अमीर लड़का था और मैं हद से ज़्यादा गरीब लड़की थी। इसीलिए मुझे ये जोड़ी बिल्कुल बेमेल लगी और मैंने कभी भी अपने प्यार को रजत के आगे जाहिर नहीं होने दिया। खैर, मैं जब अपने ससुराल पहुंची तो मेरा वहां पर बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मैंने सोचा कि शायद मेरा पति वैसा हो जैसा मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरी बुरी किस्मत, पहली रात को मेरे पति ने मेरा वो हाल किया जो कोई जानवर भी किसी का ना करे। उसे तो मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने वो कितने दिनों का भरा बैठा हो। उसे मेरे किसी भी दर्द और तकलीफ से मतलब ही नहीं था। सुबह जब मैं उठी तो मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। दिन यूं ही बीतने लगे और मैंने ये अच्छे से समझ लिया था कि मेरे पति को वैसे तो मुझसे कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन बस उसे सिर्फ अपना वही मतलब मुझसे निकालना था, जिस वजह से धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब रहने लगी। लेकिन मेरे ससुराल में किसी को भी मेरी तबीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहाँ तो सबको बस ये था कि घर का सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। इधर मेरा जेठ भी मुझ पर गलत नज़र रख रहा था, जिस वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। एक दो बार जब मैंने अपने पति को इस बारे में बताने की कोशिश की तो उसने मेरा मुंह बंद करवा दिया। फिर मुझे अच्छे से समझ आ चुका था कि मेरे पति को मेरी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। धीरे धीरे मेरे ससुराल वालों की पूरी सच्चाई मेरे सामने खुलने लगी। दरअसल मेरा पति एक चरित्रहीन इंसान था। उसके गांव की कई सारी लड़कियों के साथ रिश्ते थे। इसके बारे में गांव वाले और उन लोगों के सभी रिश्तेदार जान चुके थे और इसीलिए मेरे पति की कहीं पर भी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी भाभी ने उल्टा इन लोगों से पैसे लेकर मेरी शादी मेरे पति मुकेश से करवा दी थी। मुझे अब अपनी भाभी से नफरत होने लगी थी। ऐसी भाभी मैंने कभी किसी की भी नहीं देखी थी जो अपनी ही ननद की जिंदगी इस तरह से खराब करके रखते। मेरा पति कोई काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर फोन पर लगा रहता और ना जाने किन किन लड़कियों से बातें करता रहता। मैंने जब घर में एक दो बार इस बात की शिकायत की तो मेरे सास ससुर ने उल्टा मेरे ही मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। मुझसे कहा कि आदमी ऐसे ही होते हैं, उन्हें इस सब कामों को करने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन औरतों को सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करना चाहिए, यही उनका फ़र्ज है। मुझे अपनी ज़िंदगी अब किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। मुझे यही लग रहा था कि मैं जो अपने भाई की खातिर इतना पढ़ी लिखी,
मेरी पढ़ाई के लिए मेरे भाई ने न जाने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ सहा, कितनी मेहनत की। आज वही बहन कहाँ है? बस ऐसे वाहियात लोगों का चूल्हा चौका कर रही है। मैं कहाँ तो अपने ये सपने सजाए थी कि मैं अपने खुद का घर बनाऊंगी और अपने भाई को एक अच्छा गाड़ी गिफ्ट करूंगी। लेकिन आज मैं गांव की उन लड़कियों की तरह थी जिन्हें उनके परिवार वाले कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखने देते हैं और बस उनकी बिना मर्जी के शादी में झोंक देते हैं। और वो वहाँ भी दिन रात अपने पति से मार खाती हैं और उनकी सेवा में लगी रहती हैं। इधर मेरे भाई से मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हो पाई थी, जिस वजह से मैं परेशान रहती थी। मैंने जैसे तैसे लड़ झगड़ कर अपने ससुराल वालों से अपने मायके जाने की 2 दिन की इजाज़त ले ली और मेरा पति मुझे मेरे मायके छोड़ आया। मैं घर के अंदर जा ही रही थी कि तभी मेरी नज़र घर के बाहर खड़ी एक चमचमाती गाड़ी पर पड़ी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे घर आखिर ऐसा कौन आया है जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से खुला हुआ था, इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ती चली गई। थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे अंदर से भाभी के और किसी आदमी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मुझे वो नज़ारा देखने को मिला जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मेरी भाभी उस आदमी के साथ ऐसी थी जिसे मैं देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरी भाभी एक बदकिरदार औरत थी। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं तुरंत ही वहीं बैठकर अपना मुंह दबाकर रोने लगी। जब वो अपनी ख्वाहिशों को अंजाम दे चुके थे तो वो लोग आपस में बातें करने लगे। वह आदमी मेरी भाभी से बोला कि तुम तो वाकई में बहुत दिमाग वाली हो, तुमने बड़े ही आराम से अपनी ननद से छुटकारा पा लिया। इस पर मेरी भाभी कहने लगी, काहे की ननद, मुझे तो उस लड़की से नफरत है। मैंने तो ना तो कभी उसके भाई को अपना पति माना और ना ही उसे अपनी ननद। उसके भाई ने मुझे दिया ही क्या है? मैंने तो उसके भाई से सिर्फ ये सोचकर शादी की थी ताकि मैं एक आलीशान जिंदगी जीऊंगी। लेकिन उसका भाई तो बस अपनी सारी कमाई अपनी बहन पर ही लुटाता रहता था। मैंने तो ना जाने कितनी बार कोशिश की कि उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दूं, लेकिन अब जाकर इतने सालों की मेहनत के बाद मुझे उस लड़की से छुटकारा मिला है। और देखो, छुटकारा भी ऐसा मिला कि मुझे उसके बदले में ढेर सारे पैसे भी मिल गए। वो आदमी कहने लगा कि और तुम्हारा पति, वो अगर वहाँ इराक से यहाँ वापस आ गया तो फिर हम दोनों कैसे मिल पाएंगे? इस पर भाभी कहने लगी कि उसकी भी अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये काम तो ऊपर वाले ने अपने आप ही आसान कर दिया है। इतना कहने के बाद वो दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। लेकिन मुझे अपनी भाभी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो इस तरह से क्यों कह रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का अंदेशा होने लगा कि कहीं मेरे भैया को कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं मेरी भाभी ने मेरे भैया के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे उन्हें कोई नुकसान पहुंचा हो। इस सब को सोचकर मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गई, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे जीने की वजह सिर्फ मेरे भैया ही बचे थे। मैं तुरंत ही उन पड़ोस वाले अंकल के घर गई तो मेरे भैया के साथ इराक गए हुए थे। उनके ही घर पर मेरे भैया हर बार लैंडलाइन पर फ़ोन करके मुझसे बात किया करते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनके लैंडलाइन से फ़ोन करके अपने भैया से आज बात करती हूँ। वैसे भी काफ़ी महीनों से मेरी अपने भैया से बात नहीं हुई थी। मैं जैसे ही उन अंकल के घर पहुँची तो दरवाज़ा खुलते ही मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर वही अंकल खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप यहाँ वापस आ चुके हैं तो मेरे भैया कहाँ हैं? इस पर अंकल ने पहले तो मुझे अंदर बिठाया और पानी पिलाया। फिर वो कहने लगे कि देखो बिटिया, मैं तुमसे जो भी कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और हिम्मत रखना। कुछ महीनों पहले हम लोग इराक की फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक संगठन ने हमला कर दिया। वो लोग उस तेल की फैक्ट्री पर अपना कब्जा करना चाहते थे, जिस वजह से वो बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। और फिर ऐसा हुआ कि हर तरफ बस चीख पुकार मची हुई थी। लोग यहाँ वहाँ बुरी तरह से भाग रहे थे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जान बचाना चाहता था। इसी भगदड़ में मैं और तुम्हारे भैया अलग हो गए। मैं तो वहाँ से जैसे तैसे बचकर वापस अपने देश लौट आया, क्योंकि अब वहाँ जाने का मतलब ये था कि अपनी मौत को खुद ही दावत देना। लेकिन तुम्हारे भैया उस भगदड़ में कहाँ गए, किधर चले गए, मुझे आज तक पता नहीं चला। मुझे तो यही लगा कि जैसे मैं वापस लौट आया हूँ, तुम्हारे भैया भी वापस आ जाएंगे।
लेकिन वो इतने महीने बीतने के बाद आज तक वापस लौट कर नहीं आए। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भैया ज़िंदा भी हैं या नहीं। अंकल के मुँह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं फूट-फूट कर रोने लगी। अंकल कहने लगे कि निधि बिटिया हिम्मत रखो। हो सकता है तुम्हारे भैया वहीं हों, लेकिन वो किसी मुसीबत में फँसे हों और यहाँ आने की कोशिश कर रहे हों। मैंने अंकल से कहा कि लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे भैया सही सलामत हैं भी या नहीं। इस पर अंकल ने कहा कि तुम्हें भारतीय दूतावास में जाकर इस बारे में पता करना चाहिए। वहीं पर जाकर तुम्हें इस सब की जानकारी हासिल होगी। मैं उसी दिन तुरंत ही भारतीय दूतावास के लिए निकल गई और जब वहां जाकर मैंने हालात देखे तो मैं तो दंग रह गई थी। वहां मुझसे भी पहले कई सारे लोग अपने परिवार के सदस्यों की शिकायत लेकर बैठे हुए थे, लेकिन वहां का तो हाल इतना बुरा था कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सब अपने अपने में लगे हुए थे, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए जब वो लोग मुझे वहाँ के ऑफिसर से मिलने से रोकने लगे तो मैं बुरी तरह से उनसे झगड़ा करने लगी और झगड़ा करते हुए मैं उनके कैबिन में पहुँच गई। इस पर वो लोग मुझ पर चिल्लाने लगे। उस ऑफिसर ने कहा कि मुझे तुम लोगों की शिकायतें सुनने के अलावा और भी हज़ारों काम होते हैं। मैं इतना मुफ्त नहीं हूँ कि तुम लोगों के घरवालों को ढूँढने के लिए वहाँ से पल-पल की जानकारी निकाल सकूँ। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा है कि अभी वहाँ पर जो हालात हैं, उनकी वजह से वहाँ की कोई जानकारी हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दंगा-फ़साद फैला हुआ है। उन आतंक के रखवालों ने वहाँ जो कोहराम मचाया हुआ है, उसके बीच से किसी को भी निकाल कर लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। इस सब में वक़्त लगेगा। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है, क्योंकि आपके परिवार का कोई भी सदस्य गायब नहीं है। लेकिन आप हमसे पूछिए कि हम लोगों के दिलों पर क्या बीत रही है। इस पर वो ऑफिसर मुझसे कहने लगा कि अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो फिर खुद चली जाओ और खुद ही जाकर वहाँ से अपने परिवार के सदस्य को वापस ले आओ। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब काम करना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। उसकी इस बात ने मुझे सुन्न करके रख दिया था। मैं वहाँ से बाहर निकल आई। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आँखों के सामने बार-बार मेरे भैया का चेहरा, मेरी भाभी का और उसके उस आशिक का, वो ऑफिसर, सबके चेहरे एक साथ घूम रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि ये दुनिया कितनी जालिम है। मेरे हर रिश्ते ने मुझे धोखा दे दिया था। इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसे मैं अपना कह सकती थी, जो मुझे प्यार देता, मुझसे अपनापन जताता। बस सिर्फ एक रिश्ता ही तो ऐसा था जो मेरे लिए हर मुसीबत में डटकर बिना किसी स्वार्थ के खड़ा था। वो मेरे भैया थे और आज मेरे भैया कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं भी या नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी उस ऑफिसर के वो शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे कि अगर दम है तो मैं खुद ही जाकर वहाँ से अपने भैया को लेकर आऊँ। मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने भैया को वहाँ से वापस अपने देश लेकर हर हाल में ही आऊँगी। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब मुझे होश आया तो मेरी आँख एक बहुत ही शानदार कमरे में खुली। वहाँ पर पहले तो मुझे जब कोई नज़र नहीं आया तो मैं बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन जब मैं इधर-उधर देख रही थी कि तभी मेरे सामने से जो शख्स चलकर आया, उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रजत था। रजत ने तुरंत ही मुझे आराम से बिठाया और उसने मुझे बताया कि मैं उसे सड़क पर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। वो कहने लगा कि वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया था, वरना ना जाने क्या होता। इसके बाद रजत ने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ सड़क पर इस तरह से बेहोश क्यों पड़ी थी, मैं वहाँ क्या कर रही थी। उसका बस इतना पूछना था कि मेरे दुख दर्द का जो बांध था वो टूट गया। मैंने रोते हुए उसे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में सब बता दिया। रजत कहने लगा कि तुमने शादी तक कर ली और मुझे कानो कान खबर तक नहीं होने दी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हें मैंने ना जाने कहाँ-कहाँ ढूँढा था, क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर का एड्रेस पता करके तुम्हारे घर गया, तो तुम्हारी भाभी ने तो मुझे ये कह दिया था कि तुम कहीं चली गई हो और कहाँ गई हो, इसके बारे में उन्हें नहीं पता। रजत के मुँह से ये बात सुनकर मुझे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आया।
मैंने चिल्लाकर रजत से कहा कि वो मेरी भाभी नहीं है, वो तो चुड़ैल औरत है जिसने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी खराब कर दी बल्कि मेरे भैया की भी ज़िंदगी खराब कर दी। रजत ने कहा कि लेकिन तुमने शादी क्यों की? मैंने उससे कहा कि तुम नहीं समझोगे। एक गरीब लड़की की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन वो शादी मेरे लिए अभिशाप बन चुकी है, क्योंकि मेरा पति एक बदकिरदार इंसान है जिसे मुझसे सिवाय अपनी इच्छा पूर्ति के अलावा और कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वो इतना नीच इंसान है कि मेरे साथ उस घर में उसका भाई चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन उसे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सब सुनकर रजत को बहुत गुस्सा आने लगा। रजत ने कहा कि तो क्या तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ? इतना कहकर वो खामोश हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि अगर मुझे मेरे पति का सहारा ना मिले तो मेरा जेठ मेरे साथ कुछ भी कर बैठे। अगर वो मेरे साथ अपनी हद पार करता तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ देती। इस बात पर रजत हंसने लगा। वो कहने लगा कि ये तो तुमने सही कहा, तुम तो अच्छा खासा जूडो कराटे जानती हो, फिर तुम्हें किस बात का डर। इसके बाद शाम को मैं और रजत बाहर शॉपिंग पर गए और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाया। मैंने रजत से कहा कि मैं इराक जाना चाहती हूँ और अपने भाई के बारे में पता करना चाहती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। रजत ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो जगह कितनी खतरनाक है इसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, और फिर एक लड़की के लिए तो वो जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं है। मैंने रजत से कहा कि लेकिन तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि मैं इराक हर हाल में जाकर ही रहूँगी, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। तभी रजत ने कहा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रजत की इस बात से मैं दंग रह गई थी। रजत ने कहा कि हाँ निधि, मैं तुम्हें न जाने कब से ये बात कहना चाहता था, पर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका, और देखो उसका खामियाजा आज मुझे इस तरह से भुगतना पड़ा कि तुम्हारी शादी किसी और से हो गई और उसने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। अगर मैं समय रहते तुमसे अपने प्यार का इजहार कर देता तो आज तुम मेरी पत्नी के तौर पर मेरे घर पर होती। रजत ने अपने प्यार का इजहार करके मेरे दिल में दबे हुए जज्बातों को हवा दे दी। मैंने रजत से कहा कि प्यार तो मैं भी तुमसे करती थी, लेकिन हमारे बीच जो ये पैसों की दीवार थी उसने मुझे कभी भी तुम्हारी तरफ अपना कदम आगे बढ़ाने ही नहीं दिया। रजत बोला कि तुम भी कितनी पागल हो, भला प्यार में भी कभी पैसा देखा जाता है? प्यार में रुपया पैसा कुछ भी नहीं देखा जाता, और इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ, पर अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। तुम अब मुझसे दूर जाने की बात बिल्कुल भी मत करो। लेकिन मैंने रजत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि तुम अपने प्यार को मेरे पैरों की बेड़ियां ना बनाओ। तुम क्यों नहीं समझते? मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और इस दुनिया में मैं अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो मेरे भाई हैं, और मैं उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। और अगर तुम सच में मुझे दिल से प्यार करते हो तो तुम मेरा पासपोर्ट और वीज़ा इराक का बनवा कर कुछ दिनों में तैयार करवा दोगे और मुझे वहाँ भेज दोगे। रजत कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैंने रजत को अपनी कसम देते हुए कहा कि तुम मेरे साथ इराक नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए भी यहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं। जिस तरह से मैं अपने भाई की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही हूँ, तुम्हें भी अपने माता पिता के लिए यहाँ सही सलामत रहना होगा। और मेरी बात का यकीन मानो, मैं वादा करती हूँ कि मैं सही सलामत तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊँगी और तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ एक अच्छा जीवन जीऊँगी। पर रजत तो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने उसे अपने प्यार की दुहाई देकर इस बात के लिए राजी कर लिया। तकरीबन 1.5 महीने के बाद मेरा पासपोर्ट और वीज़ा आ चुका था और मैं इराक के लिए रवाना हो गई। इराक में मेरे भैया जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ का एड्रेस मैंने भैया के जो दोस्त उनके साथ इराक में थे उनसे पहले ही ले लिया था। वहाँ से मैं सीधा उस फैक्ट्री की तरफ गई। मुझे लगा कि हो सकता है वहाँ पर पता करने से मुझे अपने भैया के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हर तरफ सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, पर वहाँ बस 8-10 आदमी ही थे जो कुछ मरम्मत का काम कर रहे थे। मैंने जब वहाँ पर जाकर अपने भैया के बारे में पूछा तो ज़्यादा लोग तो मेरी भाषा ही नहीं समझ पा रहे थे और ना मैं उनकी भाषा समझ पा रही थी। फिर वहाँ पर 2 लोग ऐसे थे जिन्हें इंग्लिश समझ में आती थी
और जब मैंने इंग्लिश में उनसे बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी मैं निराश होकर वहाँ से जैसे ही बाहर निकली कि तभी वहाँ पर 3-4 काले रंग की गाड़ियाँ आकर रुकीं, जिन पर जो झंडे लगे हुए थे। उन्हें देखकर मैं समझ गई कि ये लोग कौन हैं। वो वहाँ के आतंकी संगठन के लोग थे। उन्होंने तुरंत ही आकर के मुझे पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बहुत बुरी तरह से चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मेरे चेहरे पर एक काले रंग का कपड़ा डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो काफ़ी देर के बाद मुझे एक जगह पर लेकर पहुँचे और बार-बार यहाँ-वहाँ धक्का मार रहे थे। डर के मारे मेरी धड़कनें बुरी तरह से बढ़ी हुई थीं। मैं यही सोच रही थी कि कहाँ तो मैं अपने भाई को यहाँ बचाने आई थी और कहाँ अब मैं यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फँस चुकी हूँ। आप एक बार कल्पना करके मेरी इस स्थिति को सोचिए। सोचिए अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में फँस जाओ तो कितनी दहशत आपके अंदर भर जाएगी। जब उन्होंने मेरे चेहरे से नकाब हटाया तो मेरी आँखें बुरी तरह से जलने लगीं। जब मैंने थोड़ी देर के बाद अपने आस-पास देखा तो वहाँ मेरे ही जैसी और भी न जाने कितनी लड़कियाँ थीं, जिनकी हालत बहुत बुरी थी। वो सब की सब बुर्के में थीं, लेकिन उनकी आँखों से जगह-जगह से खून निकलता हुआ दिख रहा था। उन लोगों ने मुझे भी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। उन्हें तो हम लोगों के साथ ये सब करके बहुत खुशी मिल रही थी। वो अपनी ही भाषा में ना जाने क्या बोलते चले जा रहे थे। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। मैं वहाँ बहुत देर तक बैठकर रोती रही। हम लोगों की हालत वहाँ भेड़-बकरियों से कम नहीं थी। कब सुबह हो रही थी, कब शाम हो रही थी, हमें कुछ भी पता नहीं चलता था। वो लोग सिर्फ हमें खाने के लिए एक टाइम का ही खाना देते थे, लेकिन जब जिसका दिल चाहता था, वो हमें पीटने चला आता था। एक दिन अचानक ही हम सब लड़कियों को ले जाकर उन लोगों ने एक कतार में खड़ा कर दिया। मुझे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सभी का जो मुखिया था, वो वहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि वही एक आदमी हम सबको बड़े ध्यान से देख रहा था। इसके बाद उसने हम सभी से अपने चेहरे के नकाब को हटाने के लिए कहा, लेकिन हर लड़की अपने चेहरे से पर्दे को उठाने से डर रही थी, क्योंकि सबको पता था कि नकाब हटाने से आगे का क्या हश्र होने वाला है। पर हम मजबूर थे, क्योंकि उनकी बंदूकों की नोक हमारी तरफ ही तनी हुई थी। मैंने भी डरते-डरते अपने चेहरे का नकाब हटाया और फिर वही हुआ जिसका डर था। उस मुखिया ने मुझे चुना और बहुत ही शैतानी हँसी हँसते हुए वो मुझे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरे 2-3 थप्पड़ रसीद दिए और फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। मैं उस वक़्त खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी और यही सोच रही थी कि मैं ये किस जगह पर आकर फँस गई हूँ। वो मुझे न जाने कौन-कौन से रास्तों से ले जाता हुआ कहीं पर जा रहा था कि तभी फिर मेरी नज़र जिस शख्स पर पड़ी, मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कुछ दूरी पर अपने भाई को वहाँ की ज़मीन पर पोछा लगाते हुए देखा। उनकी हालत बहुत बुरी थी। उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। मेरा जी तो चाहा कि मैं दौड़ कर जाऊँ और अपने भाई को गले से लगा लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों को इस बात की ज़रा-सी भी भनक लगे कि मैं इस इंसान को जानती हूँ। इससे मेरा कोई रिश्ता है, जो भी हो। भले ही मैं उस वक़्त बहुत बुरी स्थिति में फँसी हुई थी, लेकिन अपने भाई को सही सलामत ज़िंदा देखकर मुझे एक उम्मीद नज़र आई थी और अब मुझे आगे का रास्ता सोच समझ कर तय करना था, जिससे मैं इस जगह से अपने भाई और खुद को सही सलामत बाहर निकाल सकूं। लेकिन इससे पहले मुझे इस शैतान से निपटना था। वो मुझे घसीटता हुआ अपने कमरे की तरफ लेकर गया और फिर वो मुझे बुरी तरह से डराने धमकाने लगा, क्योंकि वो चाहता था कि मैं बिल्कुल वही करती जाऊं जो वो मुझसे कहता जाए। वो बुरी तरह से मुझ पर चीख रहा था। उसके चेहरे को अपने इतना करीब देखकर मेरी रूह कांपने लगी थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी और मुझे रोता हुआ देखकर वो बहुत खुश होने लगा। इसके बाद वो मुझे बाथरूम की तरफ लेकर गया, जहाँ पर उसने शावर शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा भीग रही थी और तभी वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भाई के चेहरे को याद किया और एक बार फिर से मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और तुरंत ही मैंने एक झटके में अपनी एक लात खींचकर उस आदमी के दी और वो सामने लगे हुए शीशे से बुरी तरह से टकरा गया, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा और वो वहीं गिर गया।
मैंने जब उसकी नब्ज को चेक किया तो वो बंद पड़ चुकी थी, उसकी सांसें थम चुकी थीं। ये देखकर मुझे खुशी भी हुई, लेकिन मैं घबरा भी गई, क्योंकि अगर किसी को भी इस बात की खबर लग गई कि मैंने उनके मुखिया की जान ले ली है, तो फिर ना जाने क्या बवाल हो जाएगा। इसीलिए मैं तुरंत ही वहाँ से सबकी नज़रों से बचती हुई उस जगह पर पहुँच गई जहाँ पर बाकी लड़कियों को बंद करके रखा गया था। वहाँ पर जितने भी लोग थे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, और इधर मैं डर रही थी कि ना जाने कब इन लोगों को इस बात की खबर हो जाए और फिर मेरे ऊपर कौन सी नई मुसीबत आ पड़े। पूरा दिन तो शांति से निकल गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो वहाँ हड़कंप मचा हुआ था, जिससे मैं समझ गई थी कि अब उन्हें पता चल गया है कि उनके मुखिया की मौत हो चुकी है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था और मुझे लग रहा था कि अब वो लोग मुझे ही ढूंढते हुए आएंगे और मेरी हालत ख़राब कर देंगे। ना जाने आज वो लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे भी या नहीं। लेकिन तभी अचानक ही बाहर से कुछ गोलियों के चलने की आवाज़ें आने लगीं। बहुत देर तक बाहर उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्त लड़ाई हो रही हो। और फिर जो कमरे बने हुए थे, उनके रोशनदानों से धुआं भी आने लगा, जिससे लग रहा था कि शायद बाहर आग भी लगी हुई है। ये सब कुछ तकरीबन 3-4 घंटे तक चलता रहा और इधर मैं यही सोच रही थी कि ना जाने मेरे भैया इस वक्त कहाँ पर होंगे। मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं पता था कि मेरे भैया को कहाँ पर रखा गया है। सुबह तक हमें पता चला कि वहाँ पर जो भी आदमी थे, उनको बहुत गंभीर चोटें आई थीं। इसके लिए उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी था और वो लोग किसी अस्पताल से कुछ डॉक्टरों को अगवा करके ले आए थे। उन्हीं डॉक्टरों में एक लेडी डॉक्टर थी, जो कि भारतीय थी। हम सब लड़कियों को जो आदमी घायल हुए थे, उनकी सेवा में लगा दिया गया था। उसी के दौरान मेरी उस लेडी डॉक्टर से मुलाकात हुई और फिर मैंने उसे चुपके से बताया कि किस तरह से मैं यहाँ पर आई हूँ। वो भी बेचारी मेरी ही तरह बहुत घबराई हुई थी और बहुत रो रही थी। उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था, क्योंकि अब ये बात तो पक्की थी कि भले ही ये लोग अपने मतलब के लिए इन लोगों को यहाँ पर लाए थे, लेकिन जैसे ही इनका मकसद पूरा हो जाएगा, ये लोग डॉक्टर को भी छोड़ने वाले नहीं थे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे और वो ठीक होने लगे, तो उन्होंने जितने भी मेल डॉक्टर थे, उनको कहीं और भेज दिया था किसी काम के लिए। ये तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जो महिला डॉक्टर थीं, उनका इस्तेमाल वो अपनी मनमर्जी के लिए करने लगे थे। इधर मैंने अपने भाई का पता लगा लिया था कि उनको किस तरफ रखा गया है। उन्होंने जब मुझे पहली बार देखा तो वो तो अपना आपा ही खो बैठे, लेकिन मैंने इशारे से भैया को समझा दिया कि वो बिल्कुल भी जाहिर ना करें कि वो मुझे जानते हैं, वरना मेरी और उनकी दोनों की मौत पक्की है। लेकिन अब बेचारे मेरे भैया बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अब यहाँ पर उनकी ज़िंदगी के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। हर रोज़ रात होते ही वो सभी दरिंदे बन जाते थे और अपनी मनमर्जी से किसी भी लड़की को अपने साथ ले जाते और फिर उसका वो हाल करते जो किसी की भी रूह कपा दे। उस महिला डॉक्टर का नाम पूर्णिमा था। वो कहने लगी कि हमें यहाँ से कुछ भी करके बाहर निकलना होगा, क्योंकि ना जाने वो दिन कौन सा होगा जब ये लोग हमारी इज्जत को भी खाक में मिला देंगे। जब तक ऊपर वाले का करम है, तब तक ही हम लोग बचे हुए हैं, लेकिन जिस पल उनकी नज़र हम पर पड़ी, हम बर्बाद हो जाएंगे। और मुझे यहाँ से हर हाल में निकलना है, क्योंकि मैं अपनी माँ और छोटी बहन का इकलौता सहारा हूँ। अगर मैं ज़िंदा ना रही तो फिर उनका मेरे बिना न जाने क्या हाल होगा। हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम वहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनसे कहेंगे कि वो हमारा साथ दें, ताकि हम सब एक साथ मिलकर उनका सामना कर सकें और यहाँ से निकल सकें। लेकिन वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं, वो कोई भी डर की वजह से हमारा साथ देने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए फिर हमने ये फैसला किया कि अब सिर्फ हम ही यहाँ से निकलेंगे। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि जो मेन गेट था, वहाँ पर सख्त पहरा रहता था और बाकी जगह पर भी बहुत सारे आदमी फैले हुए थे। पूर्णिमा ने कहा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये सारे आदमी बीमार पड़ जाएं, तो उनकी ताकत बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी और फिर उनका ध्यान भी भटक जाएगा और वो हमारे लिए यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका होगा। मुझे उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन आखिर ऐसा होता कैसे? बहुत देर सोचने के बाद पूर्णिमा को याद आया कि जब वो इन लोगों का इलाज कर रही थी,
तब उसने उनके ड्रग स्टोर में एक ऐसी दवा देखी थी जिसकी मात्रा अगर खाने में ज़्यादा मिला दी जाए तो सभी का पेट खराब हो सकता था। ये बहुत ही अच्छा तरीका था, लेकिन अब मुद्दा ये था कि उनके खाने में ये दवाई मिलाता कौन। आधी रात के वक्त मैं उन लोगों से छुपकर जैसे तैसे अपने भैया से मिलने के लिए गई। मेरे भैया मुझे देखते ही बुरी तरह से रोने लगे और कहने लगे कि निधि, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें नहीं पता कि मुझे बचाने के चक्कर में तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी है? मैंने भैया से कहा कि जब आप ही नहीं बचते तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ बचाने के लिए आ गई। मेरे पास भैया से बात करने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि कभी भी कोई भी पहरेदार वहाँ पर आ सकता था। मैंने भैया से कहा कि मैं आपसे यहाँ पर सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि खाना बनाने की ड्यूटी किसकी लगी हुई है। तो भैया ने बताया कि खाना बनाने की ड्यूटी उनके बगल वाली बैरक के 2 लोगों की है। फिर भैया ने पूछा कि लेकिन मैं इस सब के बारे में क्यों पूछ रही हूँ? तो मैंने उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया। तो भैया ने कहा कि लेकिन उन लोगों को इस बात के लिए राज़ी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जालिम हैं। ये हम सबके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं और इतनी तकलीफ़ देते हैं कि कोई भी इंसान उसे झेल नहीं पाता। ये बात तो सच थी। ये लोग इंसान की शक्ल में जानवर थे, लेकिन भैया की इस बात से मैं बहुत निराश हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा। मैं वहाँ से उठकर जाने लगी तो भैया कहने लगे, लेकिन तुम्हारा ये काम मैं कर सकता हूँ। मैंने भैया से कहा, लेकिन आप ये काम कैसे कर सकते हैं? भैया बोले, जिस रसोई में खाना बनता है वहाँ पर मैं पोछा लगाने के लिए जाता हूँ। वो दवाई तुम कैसे भी करके मुझे दे देना और जिस वक्त खाना बन रहा होगा मैं वहाँ पर पोछा लगाने जाऊँगा, तो मौका पाते ही मैं उस दवा को खाने में डाल दूँगा। अगले ही दिन पूर्णिमा ड्रग स्टोर में एक्सपायर दवाइयों की छँटनी करने के बहाने से वो दवा अपने कपड़ों में छुपा कर ले आई और फिर मैंने एक बार फिर से खतरा मोल लेते हुए अपने भैया को दवा दे दी और उनसे कह दिया कि अब कल रात के खाने में उन्हें इस दवा को मिलाना है। रात का समय हमारे भागने के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अंधेरे में हम लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। इधर जिस दिन हमें अपने इस प्लान को अंजाम देना था उसी दिन अचानक ही ना जाने कैसे, लेकिन उन लोगों को इस बात की भनक लग गई कि उनके मुखिया को मैंने मारा था और इसीलिए वो लोग मुझे पकड़ कर ले गए। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी और पूर्णिमा की तो ये देखकर हालत ही खराब हो गई थी कि मैं जो एकमात्र उसका यहाँ पर सहारा थी, उसके साथ भी अब वो लोग ना जाने क्या करने वाले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे अपनी भाषा में क्या-क्या कह रहे थे, लेकिन इतना पता चल रहा था कि वो लोग अब मेरे साथ वो हदें पार करने वाले हैं जो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त वो सब 40 के 40 मुझे घेरे हुए थे और फिर उन्होंने मुझे वहीं पर धक्का देकर ज़मीन पर पटक दिया और इसके बाद वो एक साथ मुझ पर अपने जुनून को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भगवान को याद करने लगी, क्योंकि अब ऐसे हालातों में एक वही था जो मुझे इस भयानक मंजर से बचा सकता था कि तभी अचानक से एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई। वो आवाज़ गोली चलने की थी। जैसे ही गोली चली वो सारे के सारे एक साथ पीछे हट गए और तभी फिर मैंने सामने से एक गाड़ी को अंदर आते हुए देखा। उस गाड़ी से एक भारी भरकम सा आदमी उतरा। वो बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए था। इसके बाद वो बड़े ही भारी कदम रखते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ा, मेरे पास आकर बैठा और मेरे बालों को पकड़कर उसने अपनी तरफ मेरे चेहरे को झुकाया। फिर वो मुझे मेरी ही भाषा में बोला कि तो तुमने मारा था कासिम को? तुम बहुत ही बहादुर लड़की लगती हो और तुम में बहुत ही जुनून है और इस जुनून के साथ मुझे आजमाइश करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी ही लड़कियां बहुत पसंद हैं। वो उन सभी 40 आदमियों पर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मालिक को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? आज बड़े सालों बाद मुझे कोई ऐसी लड़की नज़र आई है और तुम उसे मेरे सामने पेश करने की जगह खुद ही उस पर हाथ साफ करना चाहते थे। इसके बाद उसने उन्हें हुक्म दिया कि मुझे उसके कमरे में पहुंचा दिया जाए। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया था। वो कमरा किसी महल से कम नहीं लग रहा था। वहाँ हर चीज़ ऐसी लग रही थी कि जैसे सोने से बनी हुई हो। पूरा कमरा चमक रहा था
और सारे ऐसो आराम की चीज़ वहाँ पर रखी हुई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये किस नई मुसीबत में फँस गई हूँ। कहाँ तो आज मैं आराम से यहाँ से निकलने वाली थी और कहाँ ये एक नई आफ़त मेरे गले आ पड़ी थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ का एक ही मुखिया है जो मर चुका है, लेकिन ये शायद उसका भी मालिक था। मैं अभी यही सब सोच ही रही थी कि तभी वो आदमी कमरे में आ गया और बड़ी ही शैतानी हंसी हंसते हुए मेरे साथ इस तरह से पेश आने लगा, जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उससे भिड़ने की बहुत कोशिश की और खुद को बचाने की भी, लेकिन वो बहुत ताकतवर था और मैं उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक ना सकी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जितनी बार उस पर बचने के लिए वार करती थी, उतना ही उसे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसके बाद उसने आखिरकार मुझे हरा दिया, क्योंकि इतने दिनों में मैं बहुत कमज़ोर भी हो चुकी थी और मेरी ताकत जवाब दे गई। और फिर मेरे साथ वही हुआ जो वहाँ पर अब तक बाकी लड़कियों के साथ होता आया था। मैं लगातार रोती रही, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा सा भी रहम नहीं आया। तकरीबन 2 घंटे तक मैं जो झेलती रही, वो मुझे ही पता था। मेरे दर्द की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन अभी भी मैंने यहाँ से आज़ाद होने का सपना देखना नहीं छोड़ा था और मैं हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि भैया को उधर ये सब नहीं पता था कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ है। वो तो मेरे कहे अनुसार आज रात को खाने में वो दवा मिला देने वाले थे, और अगर आज मैं ये मौका चूक गई तो फिर पूरी ज़िंदगी में मुझे शायद ही है जो कभी कोई दूसरा मौका मिले। और फिर दूसरी तरफ अगर आज मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो ये लोग मेरे भैया को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे भैया ने ही उस खाने में ऐसी दवा मिलाई थी। लेकिन मैं अपने भैया के साथ कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, भले ही मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाता। इसलिए 2 घंटे के बाद जब वो थक कर चूर हो गया और सो गया, तो मैंने एक बार खुद से अपनी हिम्मत फिर से जुटाई और धीरे से उठकर खड़ी हुई। मैंने खुद को आईने में देखा और अपने बालों का जूड़ा बनाया और अपने कपड़ों को ठीक से पहना। इसके बाद उस कमरे की एक छोटी सी खिड़की से जब मैंने बाहर झाँक कर देखा, तो बाहर अंधेरा हो चुका था और काफ़ी लोग मुझे बाहर उल्टी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे मैं समझ चुकी थी कि इसका मतलब साफ था कि भैया ने खाने में दवा मिला दी है और अपना काम पूरा कर दिया है। इसीलिए दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब मुझे अपना काम करना था और यहाँ से निकल कर कैसे भी करके पूर्णिमा के पास जाना था। ये पहले से तय था कि हम भैया को गेट के पास मिलने वाले थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं इस कमरे से बाहर कैसे निकलूं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो देखा कि वो दरवाज़ा तो लॉक था और उसकी चाबी न जाने कहाँ पर थी। मैंने उस कमरे में यहाँ वहाँ सब जगह पर चाबी को ढूंढा, पर मुझे वो चाबी नहीं मिली। मैंने जैसे ही फिर एक ड्रॉर को धीरे से खोला, तभी न जाने कैसे पास में रखा हुआ फूलदान गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी उठ खड़ा हुआ और वो मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई और इस घबराहट में मैंने जैसे ही दूसरा ड्रॉर खोला, मुझे सामने उसमें रखी हुई एक बंदूक दिखाई दी। उसको मैंने उठा लिया। उस बंदूक की नोक मैंने उस आदमी की तरफ करते हुए उससे चाबी के लिए पूछा, तो वो मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझ पर हंसने लगा। वो मुझसे बिल्कुल डर ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने भी हिम्मत की और उसके कंधे पर गोली चला दी। जब वो घायल हुआ, तब वो बुरी तरह से तड़पने लगा और तब जाकर उसके मन में मेरे लिए थोड़ा सा डर बैठा, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि मैं शायद ही है जो उस पर गोली चला पाऊँ। फिर मैंने उससे ही दरवाजे को खुलवाया और उसके दोनों हाथों को एक कपड़े से अच्छे से बांध दिया और उसकी गर्दन को कस के पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पीठ पर बंदूक की नोक रखी। मैं उसे आगे बढ़ाती हुई ले जा रही थी। वैसे तो जिस एरिया से मैं जा रही थी, वहाँ पर बहुत सारे आदमी पहरा देते रहते थे, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादातर का हाल खराब हो चुका था, इसीलिए वहाँ कोई नहीं था। मैं जैसे ही अगले मोड़ से मुड़ी, मुझे पूर्णिमा दिखाई दी। वो शायद मुझे ही ढूंढ रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा कि मैंने उस आदमी का ये हाल कर दिया है, तो वो पहले तो घबरा गई। फिर मैंने उससे कहा कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब या तो यहाँ से बचकर निकलेंगे या फिर आज हम अपनी मौत को गले लगा लेंगे। उसके बाद मैं उस आदमी को घसीटते हुए अपने साथ बाहर की तरफ ले गई और वहीं पर मुझे भैया पोछा लगाते हुए दिखे। वो हम लोगों का ही इंतज़ार कर रहे थे।
कि तभी सामने से कुछ पहरेदार बंदूक लेकर हमारे करीब आ गए। मैंने तुरंत उनको धमकाया कि अगर वो सामने से नहीं हटे तो मैं उनके मुखिया के सर को अभी उड़ा दूंगी। मेरी ये धमकी काम कर गई। वो लोग तुरंत ही पीछे हट गए, लेकिन पूर्णिमा कहने लगी कि अब हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे? अगर हम पैदल यहाँ से रास्ता तय करेंगे तो किधर भागेंगे? मैंने पूर्णिमा से कहा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे गाड़ी चलाना आता है। मेरी इस बात पर पूर्णिमा बहुत खुश हो गई और आज मुझे इस बात पर फ़क्र था कि मैं जिसे चाहती थी उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैंने तुरंत ही भैया को गाड़ी में बैठने को बोला और उस आदमी को भी एक साइड से बिठाकर पूर्णिमा को मैंने बंदूक थमाई और कहा कि इसकी गर्दन बिल्कुल भी मत छोड़ना और कनपट्टी पर बंदूक रखे ही रहना। पूर्णिमा ने ठीक वैसा ही किया और मैं तुरंत ही दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गई और पूरी फुल स्पीड से मैंने वहाँ से गाड़ी को दौड़ा दिया। मेरे वहाँ से निकलते ही उन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने गाड़ी को कहीं भी नहीं रोका। पूर्णिमा को वहाँ के रास्तों के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो वहाँ 2 साल से नौकरी कर रही थी। पूर्णिमा ने मुझसे कहा कि यहाँ से कुवैत बॉर्डर काफ़ी पास में है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा और एक बार अगर हम बॉर्डर के पास पहुँच गए तो फिर वहाँ की पुलिस से हम आराम से मदद ले सकते हैं। अभी हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी पर पीछे से गोलियों की बौछार होने लगी, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि अब शायद हम कभी भी जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन अपने भाई को जितनी बार मैं देख रही थी उतनी बार मेरा हौसला एक बार फिर से मजबूत होता जा रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कुछ भी करके अपने भाई को यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊंगी और फिर मैंने रजत से भी वादा किया था कि मैं उसकी खातिर सही सलामत वापस लौटूंगी और मुझे अपना वादा हर हाल में निभाना था। मैंने तुरंत ही अपनी कोहनी उन लोगों के मुखिया की नाक पर दे मारी, जिससे उसकी नाक टूट गई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद पूर्णिमा से मैंने उस बंदूक को ले लिया और इधर गाड़ी की स्टीयरिंग संभालते हुए और भगवान का नाम लेते हुए मैंने उन लोगों की गाड़ी के पहिए पर निशाना साधा और निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा। उनकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया। इसके बाद मैंने दूसरे पहिए पर भी निशाना मारा और वो भी पंचर हो गया, जिसके बाद उनकी गाड़ी वहीं रुक गई। इस वक्त मैं, पूर्णिमा और भैया जितने खुश थे उतनी खुशी तो शायद ही है हमें जीवन में कभी भी मिली हो। कुछ ही देर के बाद हम कुवैत बॉर्डर पहुँचे और फिर हमने वहाँ पर सब कुछ बता दिया। पूर्णिमा को उनकी भाषा आती थी और उसने अब तक हम पर जो भी बीती थी उस सब के बारे में बताया। इसके बाद वो हमें अपने साथ लेकर गए और वहाँ पर जो कैंप लगे थे वहाँ हमारे रुकने की व्यवस्था की गई और उन लोगों का जो मुखिया था उसको पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। अगली सुबह उनका कोई बड़ा ऑफिसर आया और फिर उसने हमारे बारे में सारी जांच पड़ताल की और पूर्णिमा ने मुझे बताया कि वो लोग भारत सरकार से हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक हमारी सारी जांच पड़ताल चलती रही और जब सब कुछ ठीक निकला तो फिर हमें उन लोगों ने भारत वापस भेज दिया। जिस वक्त मैं अपने देश वापस लौटी थी तब मुझे समझ आया कि सच में अपना देश कितना अच्छा और खुशहाल है। अपने देश का महत्व मुझे आज अच्छे से समझ आ गया था। भारत लौटकर मैं भैया को सीधा अपने साथ रजत के घर लेकर गई। पहले तो भैया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको कहाँ लेकर जा रही थी। फिर मैंने उन्हें भाभी के बारे में सब कुछ बता दिया और मैंने उनसे ये भी कहा कि भाभी ने आज तक आपको सिर्फ धोखा ही दिया है। वो आपकी पीठ पीछे न जाने क्या कुछ करती रही, जिस पर भैया बुरी तरह से रोने लगे। वो कहने लगे कि मुझे हमेशा से इस बात का एहसास था कि मेरी पत्नी को मुझसे वो ऐसो आराम नहीं मिल पा रहा है जो वो चाहती है, लेकिन मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो मुझे इस तरह से धोखा भी दे रही होगी। मैंने भैया से कहा कि अब हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद मैंने रजत के बारे में भी भैया को सब कुछ बता दिया। इधर रजत ने मुझसे कहा कि उसने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं, पर मैंने रजत से कहा कि अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं बची हूँ, क्योंकि इराक में मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद कोई भी इंसान मुझे नहीं अपनाएगा। रजत ने मेरे दोनों हाथों को थामते हुए कहा कि मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मेरी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही है। मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने मेरी एक भी नहीं मानी और फिर भैया के समझाने के बाद मैंने अपने पहले पति को तलाक दे दिया और फिर रजत से शादी कर ली।
आज मैं रजत के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ और भैया भी मेरे साथ रहते हैं। रजत के कहने पर ही मैंने उसका बिज़नेस भी जॉइन कर लिया है और इधर मैं जो भी कमाई कर रही हूँ उसकी पाई पाई जोड़कर मैंने अपने भाई के लिए घर बनवाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और अब मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द अपने भाई की वो हर ख्वाहिश को पूरा कर दूँ जिसका सपना मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। दोस्तों, आज के समय में चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को पढ़ा लिखा होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन्हें हर तरह की स्किल भी आनी चाहिए, क्योंकि ना जाने कब कौन किस मुसीबत में पड़ जाए, ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए हमें पढ़ाई को बहुत महत्व देने के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी सीखना चाहिए ताकि हम हर तरह से आत्मनिर्भर बन सकें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।